नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एकलव्य आवासीय विद्यालय, बिहार, टीजीटी पीजीटी मेंस एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह प्रश्न भी किसी न किसी एग्ज़ाम से लिए गए हैं। तो एक नंबर जो क्वेश्चन है, कीन्स के विश्लेषण में मुद्रा की मांग निर्भर करती है केवल आय पर, केवल ब्याज दर पर, सी ऑप्शन है संपदा तथा ब्याज पर दोनों, और डी है आय तथा ब्याज दर दोनों पर। तो कीन्स के विश्लेषण के सिद्धांत में मुद्रा की मांग जो है वह आय तथा ब्याज दर दोनों पर निर्भर करती है। आय तथा ब्याज दर दोनों पर कैसे निर्भर करती है इसको जानते हैं। कीन्स ने मुद्रा की मांग के मुख्य रूप से 3 कारण बताए कि कोई भी व्यक्ति या संस्था मुद्रा की मांग क्यों करता है। उसके 3 कारण कीन्स ने बताए। तो पहले जान लेते हैं मुद्रा की मांग किसे कहते हैं। तो मुद्रा की मांग एक प्रवाह चर है। इसकी गणना जो है समयावधि में की जाती है। एक निश्चित समयावधि में किसी फर्म, समाज, संस्था या व्यक्ति द्वारा जो मुद्रा अपने पास रखी जाती है वही मुद्रा की मांग कहलाती है। अब मुद्रा अपने पास कोई व्यक्ति या फर्म या संस्था क्यों रखती है, कीन्स ने इसके 3 कारण बताए। पहला कारण कीन्स ने जो बताया, लेन देन हेतु मुद्रा की मांग। दूसरा, पूर्वोपायी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग। और तीसरा, सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग। तो लेन देन उद्देश्य के लिए कीन्स ने जो मुद्रा की मांग बताई इसको जानते हैं क्या है। जब दैनिक खर्चों हेतु मुद्रा अपने पास रखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं, लेन देन हेतु मुद्रा की मांग कहते हैं। यह व्यक्ति फर्म की आय या फर्म की आय पर निर्भर करती है। लेन देन हेतु मुद्रा की मांग एलटी आय का फलन होती है और यह मुख्य रूप से लेन देन मुद्रा और आय प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। दूसरी जो मुद्रा की मांग का उद्देश्य है वह पूर्वोपायी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है किसी भी व्यक्ति या फर्म द्वारा, जिसका संबंध वर्षा दिवस से भी लगाया जाता है। जब भविष्य या आकस्मिक घटनाओं से निपटने हेतु मुद्रा अपने पास रखी जाती है तो उसे पूर्वोपायी उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग कहते हैं। पूर्वोपायी उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग एलपी भी आय का फलन है, मतलब आय पर ही निर्भर करती है। तो इस प्रकार से एलपी और एलटी दोनों आय का फलन है या आय पर निर्भर करती हैं। अगला जो तीसरा मुद्रा की मांग का उद्देश्य है वह है सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग। सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग का तात्पर्य है भविष्य में धन कमाने के उद्देश्य से। तो जब कोई व्यक्ति मुद्रा से धन कमाने के उद्देश्य से अपने पास मुद्रा को रखता है तो उसे सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग कहते हैं। सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग मुख्य रूप से ब्याज दर का फलन होती है या ब्याज दर पर निर्भर होती है। सट्टा उद्देश्य हेतु मुद्रा की मांग में शेयर तथा डिवेंचर को शामिल किया जाता है। जैसे बॉन्ड की कीमत एवं ब्याज दर के बीच कैसा विपरीत संबंध कीन्स द्वारा बताया गया है। बॉन्ड की कीमत जब बढ़ती है तो ब्याज दर कम हो जाती है, उल्टा संबंध बताया गया है। तो यह 3 उद्देश्यों हेतु मुद्रा की मांग की जाती है और मुद्रा की मांग आय तथा ब्याज दर पर निर्भर करती है। लेन देन और पूर्वोपायी उद्देश्य हेतु जो मुद्रा की मांग की जाती है वह आय पर निर्भर करती है तथा सट्टा उद्देश्य हेतु जो मुद्रा की मांग की जाती है वह ब्याज दर पर निर्भर करती है। तो 1 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, कीन्स के
ब्याज दर निर्धारण सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति वक्र सदैव होती है क्षैतिज, नीचे गिरता हुआ, ढालदार, लंबवत, क्षैतिज और नीचे गिरता हुआ। तो कीन्स के ब्याज निर्धारण में मुद्रा की पूर्ति वक्र जो है वह लंबवत होती है, कह सकते हैं वाई एच के समांतर, लंबवत। एमएस या मनी सप्लाई केंद्रीय बैंक सरकार द्वारा तय किया जाता है और कीन्स के सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है तथा मुद्रा की मांग वक्र जो है पूर्णतः लोचदार होती है, जो तरलता वक्र के समान होती है, पूर्णतः लोचदार होती है। मांग वक्र पूर्णतः लोचदार हो जाती है और पूर्ति वक्र पूर्णतः बेलोचदार हो जाती है कीन्स के मुद्रा मांग सिद्धांत में। तो 2 का सही आंसर सी है। अगला 3, ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है आईएस वक्र द्वारा, एलएम वक्र द्वारा। ए तथा बी दोनों सही हैं, केवल आईएस वक्र द्वारा। तो ब्याज के निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या आईएस तथा एलएम वक्र द्वारा की जाती है। आईएस तथा एलएम वक्र के ब्याज निर्धारण का सिद्धांत जो है हिक्स तथा हैंसन द्वारा दिया गया था। आईएस वक्र मुख्य रूप से वस्तु बाजार की व्याख्या करता है तथा एलएम वक्र मुद्रा बाजार की व्याख्या करता है। आईएस वक्र का ढाल ऋणात्मक एवं एलएम वक्र का ढाल धनात्मक होता है। इस प्रकार से ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या आईएस वक्र तथा एलएम वक्र द्वारा की जाती है। 3 का सही आंसर सी है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, बचत गुणक परिभाषित है। तो बचत गुणक परिभाषित है तो बचत गुणक बराबर होता है के बराबर 1/r। ए सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ अवधि में अस्थायी उपभोग शून्य होगा, अपरिवर्तित होगा, इसमें गिरावट होगी मगर यह धनात्मक बना रहेगा। अनंत होगा तो दीर्घ अवधि में अस्थायी उपभोग शून्य होगा। 5 ए सही है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, व्यापार चक्र की किस अवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जाता है? मंदी, समृद्धि, पुनरुत्थान, तेजी। तो व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहली अवस्था अविस्फीति या मंदी, प्रत्याविस्फीति, मुद्रास्फीति और विस्फीति की अवस्था है। तो पूछा गया है कि इन्हीं को ही कह सकते हैं समृद्धि की अवस्था, या इस प्रकार से इसको व्यापार चक्र की 4 अवस्थाओं को कह सकते हैं समृद्धि की अवस्था, प्रतिसार की अवस्था और अवसाद तथा पुनरुत्थान की अवस्था। व्यापार चक्र की किस अवस्था में पूर्ण रोजगार? तो समृद्धि की अवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। बी सही है। 6 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लाभ है उच्च जीवन स्तर, विशिष्टीकरण, आर्थिक विकास की तीव्र गति, उपरोक्त सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लाभ उपरोक्त सभी हैं। 7 डी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया मसग्रेव, हिक्स, डाल्टन, वैगनर। तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन द्वारा किया गया था। सी सही 8 का। 9 निम्न में से किसने बेकर लगाने का सुझाव दिया? तो बेकर लगाने का सुझाव डाल्टन द्वारा दिया गया था। डाल्टन एक कलडार द्वारा दिया गया था बेकर लगाने का सुझाव। डी सही है, कलडार। डाल्टन ने तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत दिया और बेकर लगाने का सुझाव कलडार द्वारा दिया गया था। बेकर के अलावा कलडार ने संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर एवं उपहार कर लगाने का भी सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक वित्त शब्द गढ़ने का श्रेय प्राप्त है। तो क्रियात्मक वित्त शब्द गढ़ने का श्रेय
डॉक्टर बलजीत सिंह को प्राप्त है। 10 ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं मार्शल, एडम स्मिथ, कीन्स, रिकार्डो। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। इन्होंने 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक की रचना की थी। और एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है तथा एडम स्मिथ की अर्थशास्त्र की परिभाषा का संबंध धन से लगाया जाता है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। एक घटकीय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन किसने किया? वाइनर, डोरेंस, हैरड, टॉजिंग। तो एक घटकीय व्यापार की शर्त, साधन व्यापार की शर्त, द्विघटकीय व्यापार की शर्त, वास्तविक व्यापार की शर्त और उपयोगिता व्यापार की शर्त। ये इतनी व्यापार की शर्तों का प्रतिपादन जैकब वाइनर द्वारा किया गया था। तो जैकब वाइनर किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। 12 का ए सही है। इसके अलावा निवल अदल बदल व्यापार की शर्त और सकल अदल बदल व्यापार की शर्त का प्रतिपादन FW टॉजिंग द्वारा किया गया था और आय व्यापार की शर्त का प्रतिपादन डोरेंस द्वारा किया गया था। अगला, किस वर्ष में फेमा प्रभावी हुआ? तो फेमा 2000 में प्रभावी हुआ था। 13 ए सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, तटकर संघ का सामान्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मिड, लिप्से, वानेक, वाइनर। तटकर संघ का सामान्य सिद्धांत लिप्से ने प्रतिपादित किया। 14 बी सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, 1993 में गठित रंगराजन कमेटी का संबंध था कृषि मूल्य नीति से, अवमूल्यन से, भुगतान संतुलन से, कर संशोधन से। तो 1993 में गठित रंगराजन कमेटी का संबंध भुगतान संतुलन से था। 15 सी सही है। 16, आर्थिक समृद्धि प्रायः जोड़ी जाती है। तो आर्थिक समृद्धि प्रायः मुद्रास्फीति से जोड़ी जाती है। तो 16 का सही आंसर डी हो जाएगा। 17, मेक इन इंडिया कार्यक्रम लक्ष्य करता है कौशल विकास को बढ़ावा देने पर, बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करने पर, विनियोग एवं नवप्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने पर, उपरोक्त सभी पर। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम सभी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। डी सही है 17 का। स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम था NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ए सही है। मनरेगा संपूर्ण देश में लागू हुआ। तो मनरेगा एक्ट पारित हुआ किस वर्ष? मनरेगा एक्ट 2005 में पारित हुआ। मनरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2006 में चालू हुई। मनरेगा भारत के संपूर्ण जिलों में 2008 से लागू हुई तथा 2009 में नरेगा का नाम मनरेगा किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है, मनरेगा संपूर्ण देश में या भारत के संपूर्ण जिलों में 2008 में लागू हुई थी। 2022-23 के बजट में मनरेगा को आवंटन 89,400 करोड़ रुपए किया गया था तथा 2023 में 23-24 में मनरेगा का आवंटन जो है वह 60,000 करोड़ रुपए किया गया। तो इस प्रकार से यह मनरेगा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया अमर्त्य सेन ने, मॉरिस डी मॉरिस ने, प्रेबी सिंगर ने, महबूब उल हक ने। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन मॉरिस डी मॉरिस द्वारा किया गया था। 20 सही आंसर ए है। बी, मॉरिस डी मॉरिस बी ऑप्शन में है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? वह है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। अनवरत योजना के प्रणेता हैं तो गुरनाल मिडल, केन्स, अमर्त्य सेन, सोलो।
अगर अनवरत योजना की बात की जाए तो 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर 1978 से 83 के लिए जनता सरकार द्वारा छठी योजना के रूप में अनवरत योजना प्रारंभ की गई। अनवरत योजना के जनक गुरनाल मिडल को माना जाता है तथा भारत में अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय प्रोफेसर डी.टी. लकड़वाला को दिया जाता है। तो इस प्रकार से अनवरत योजना का अगर समय पूछा जाए तो 1978 से 83 के बीच रहा तथा भारत में लागू करने का श्रेय डी.टी. लकड़वाला को और प्रणेता गुरनाल मिडल को माना जाता है। 22A सही है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, इमिसराइजिंग वृद्धि की अवधारणा विकसित की। रॉबिन्सन ने, जगदीश भगवती ने, हैरल्ड डोमर ने, सैमुअल्सन ने। तो इमिसराइजिंग की अवधारणा जगदीश भगवती द्वारा विकसित की गई थी। निम्न चित्र में प्रस्तुत किया गया है। निम्न चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है? इस चित्र में D से D1 की तरफ आया जा रहा है। तो जब D से D1 की तरफ आता है कोई उपभोक्ता कीमत वक्र पर, तो उसमें मांग में कमी की जाती है। तो मांग में कमी बी ऑप्शन में है यह क्वेश्चन। अगर कोई उपभोक्ता P कीमत पर चल रहा है, चाहे इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए, तो मांग में कमी या वृद्धि होगी। अगर इस तरफ आ रहा है, P की तरफ ही आ रहा है, मतलब लंब अक्ष की तरफ आ रहा है, तो मांग में कमी होगी। और अगर इस तरफ जा रहा है तो मांग में वृद्धि होगी। और अगर कोई उपभोक्ता इस मांग वक्र पर चल रहा है, इस मांग वक्र पर अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो मांग में विस्तार होगा तथा ऊपर की तरफ आ रहा है तो मांग में संकुचन होगा। तो यह ध्यान देने योग्य बातें हैं। मांग में विस्तार, मांग में संकुचन, मांग में वृद्धि एवं मांग में कमी से संबंधित। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय नियोजन में योजना अवकाश किस अवधि में रहा? तो 1966-69 के बीच योजना अवकाश रहा। ऑप्शन डी दिया गया है। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में नीति आयोग का गठन 2015 में किया गया था। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया। तो 26 का सही आंसर ए है।